इतिहास में जो टॉपिक है इतिहास विषय में वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग वैदिक सभ्यता के संस्थापक है वो कौन है? तो आर्य। मैक्स मुलर का एक कथन था कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक है वो आर्य हैं। और बाद में इसे क्या है ज्यादा तवज्जो दी गई इस चीज को कि मैक्स जो संस्थापक वैदिक सभ्यता कौन है? तो आर्य है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, वैदिक सभ्यता एक किस तरह की सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम बात करें कालक्रम की बात करें तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम था वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये जो कालक्रम था ये भी मैक्स मुलर की देन है। और हम इसी कालक्रम को क्या मानते हैं? युक्त मानते हैं। इसके अलावा विंटरनिच ने इसका कालक्रम बताया था जो 2500 ईस्वी पूर्व से था, इनके आगमन का समय। ये कालक्रम जो है वो आर्यों के आगमन से संबंधित है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य। और आर्यों के आगमन का कालक्रम, वैदिक सभ्यता का कालक्रम तो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो 1500 ईस्वी पूर्व में क्या होगी? वैदिक सभ्यता की स्थापना होगी। इसका मतलब इस वक्त आर्य भारत में आ चुके हैं। तो ये वक्त कौन बताता है? 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों का भारत में आगमन का वक्त कौन बताता है? तो मैक्स मुलर कहता है। विंटरनिच कब मानता है? तो 2500 ईस्वी पूर्व का समय मानता है। और बाल गंगाधर तिलक महोदय जो हैं उन्होंने खगोल विज्ञान और ज्योतिष के आधार पर बताया कि भारतीय जो आर्य थे वो भारत में कब आए? तो 6000 ईस्वी पूर्व आए थे। दोनों कथन असत्य हैं, वर्तमान में मान्य नहीं है। तो मैक्स मुलर के हिसाब से 1500 ईस्वी पूर्व आर्य कहाँ आए थे? भारत में आए थे। अब अगर हम बात करें आर्य भारत में आए थे तो कहां से आए थे? कहां से? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठना जी। पहले तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है? आर्य। ठीक है ना। कब स्थापना की? तो 1500 ईस्वी पूर्व में इन्होंने स्थापना की। और ये आर्य जो थे वो मूल रूप से भारत के नहीं है, फॉर या कहीं और से आए थे। तो वो कहां से आए थे? दूसरा प्रश्न हमारा ये होना चाहिए। और वैदिक सभ्यता किस सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता एक है ग्रामीण सभ्यता है। इससे पहले जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता रही है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आप हमने पूर्व में पढ़ चुके सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो संक्रमण काल है उस पर भी हमने चर्चा की है। तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता थी। और उसके बाद में पुनः एक कौन सी सभ्यता का जन्म होता है? एक ग्रामीण सभ्यता का जन्म होता है, जो किस सभ्यता के नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। वास्तव में इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? ये प्रश्न भी आपको मस्तिष्क में आना चाहिए। वैदिक सभ्यता क्योंकि ये वेदों पर आधारित सभ्यता थी, वेदों पर आधारित सभ्यता थी। या फिर ये कहें कि इस सभ्यता का जो मूल आधार है, जो पहला ग्रंथ है जो है इसका, वो कौन है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के ऊपर ही बेस्ट बाकी के सारे वेद लिखे गए, उससे जुड़े हुए बाकी सारे जितने भी कार्य, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य जो हुए थे उनका मूल आधार जो था वो ऋग्वेद था। और ये सभ्यता वेदों पर आधारित सभ्यता थी, इसलिए इसे कौन सी सभ्यता कहा गया? वैदिक सभ्यता कहा गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें आर्य के बारे में एक चीज और, आर्य शब्द का अर्थ। जैसे आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का संस्कृत भाषा में, शास्त्रीय संस्कृत भाषा में आर्य शब्द का अर्थ होता है सम्राट, श्रेष्ठ, कुलीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आर्य शब्द का अर्थ है तो श्रेष्ठ, सम्राट या कुलीन के संदर्भ में आर्य शब्द का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कहीं एक जाति विशेष के लिए आर्य शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है ना, वहां श्रेष्ठ, सम्राट वाला कॉन्सेप्ट ही है। एक जाति के लिए आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? तो वो भी कौन करता है? तो मैक्स मुलर ही करता है। मैक्स मुलर 1853 में प्रथम यूरोपियन या प्रथम इतिहासकार जो आर्य को जो वर्ड का उपयोग है वो एक जाति या एक समूह के लिए करता है। ठीक है, तो यहाँ इस स्लाइड से या इस बात से मैं तीन बातें क्लियर होती है। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है जिसके संस्थापक कौन है? आर्य। आर्य शब्द का प्लस जो अर्थ है वो क्या है? सम्राट, श्रेष्ठ या कुलीन है, वो आर्य शब्द का अर्थ है। और कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच का है। और संस्थापक कौन? इसके संस्थापक मैक्स मुलर के हिसाब से इसके संस्थापक कौन है? आर्य। बाकी सभी इस बात पर सहमत भी है। कालक्रम की बात करें तो विंटरनिच के हिसाब से इसका कालक्रम क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व आर्य भारत में आए थे। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से 6000 ईस्वी पूर्व आर्य कहाँ आए थे? भारत में आए थे। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, आर्य कहां से आए थे? ठीक है, देखिएगा यहां तक तो बात करिए, कोई दिक्कत? आर्य कहां से आए?
देखिए इसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए दो संदर्भ में बात करेंगे। एक तो वो जो विदेश से मानते हैं कि विदेश से आ रहे थे, एक वो जो भारत से आए थे। मैं आपको वो 8-10 जितने बंदे हैं सभी के नाम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, इंडिया से कौन मानता है, विदेश से कौन मानता है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा आर्कटिक प्रदेश से। आर्कटिक प्रदेश से कौन मानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहां से मानते हैं, तो आर्कटिक प्रदेश से मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम दक्षिणी रूस से। इंडिया में वो वर्ल्ड में तो बताइए तुमसे किसी हिसाब से चल रहे हैं। दक्षिणी रूस से कौन मानते हैं, तो नेहरू और पी चाइल्स। पी चाइल्स को नेहरू का मानते हैं दक्षिणी रूस से। मध्य एशिया, मध्य एशिया से कौन मानता है, तो मैक्स मुलर। ठीक है, और तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, बुकें हैं इनमें सत्यार्थ प्रकाश और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में। ठीक है, उसके बाद में सब सिंधु प्रदेश, ये इंडिया में चले जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र सब सिंधु प्रदेश से, डॉक्टर अविनाश चंद्र कश्मीर से। कला साहब डी कला जो भी नाम, कला साहब कहां से मानते, कश्मीर से मानते। तो 3 या 4 नाम यहाँ हो गए। देखिए आर्कटिक प्रदेश से कौन मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहां से मानते हैं, तो आर्कटिक प्रदेश से मानते हैं। दक्षिणी रूस से नेहरू साहब मानते हैं। मध्य एशिया से मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने आर्य देखो आर्यों पर ज्यादा चर्चा मैक्स मुलर ने की है, तो मैक्स मुलर के हिसाब से मध्य एशिया में। और सब सिंधु प्रदेश से कौन से मानते हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र। तिब्बत से कौन से मानते हैं, तो कश्मीर ये स्वामी दयानंद सरस्वती। और कश्मीर से कौन मानते हैं, तो कला साहब कहां से मानते हैं, तो कश्मीर से मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें फॉरेन यूरोप की, ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें विदेश से, विदेश से कौन कौन मानते हैं, तो विदेश में कई जगह हैं। एक तो पेंका, एक बंदा है जेजी रोड, बंदा ये पेंका जेजी रोड, और एक है गाइल्स। ठीक है, और पेंका मानता है जर्मनी से, जेजी रोड साहब मानते हैं बैक्टीरिया से, और हंगरी नदी के किनारे यहां से मानता है गाइल्स। सॉरी, और विलियम जोन्स, विलियम जोन्स कहां से मानते हैं, तो मध्य यूरोप या यूरोप से, मध्य यूरोप या यूरोप से। ये यूरोपियन जो यूरोप से मानते हैं। पेंका कहां से मानता है, जर्मनी से। जेजी रोड साहब कहां से मानते हैं, बैक्टीरिया से। और विलियम जोन्स कहां से मानता है, तो मध्य यूरोप से। ठीक है, और आर्कटिक प्रदेश से कौन मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। दक्षिणी रूस से कौन मान, नेहरू या चाइल्स, पी चाइल्स। मध्य एशिया से कौन मानता है, मैक्स मुलर। सब सिंधु प्रदेश से डॉक्टर अविनाश चंद्र। तिब्बत से कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। कश्मीर से कला साहब। और स्वामी दयानंद सरस्वती पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, दोनों में वो किसकी चर्चा करते हैं, तो आर्यों के आगमन की तिब्बत से चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट स्टेप जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है इनका भौगोलिक निर्धारण। भौगोलिक निर्धारण इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप है भौगोलिक निर्धारण। समझिएगा, सुनिएगा मेरी बात। देखिए हम ये मान के चलेंगे कि जो मध्य एशिया से कौन आते हैं, आ रहे हैं। ठीक है, और मध्य एशिया से आने से पहले वो ईरान आदि मार्ग से होकर आएंगे। मुगल निकाय और मितानवी अभिलेख, ठीक है, कस्सी अभिलेख, ये कुछ अभिलेख होंगे जो इस रास्ते में मिलेंगे, जिनसे हमें लगेगा कि वो इस रास्ते से कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है ना, कौन आ रहे हैं, आर्य आ रहे हैं। अब हम बात करें भारत में भौगोलिक निर्धारण की, तो भारत में आर्यों का
आगमन काल है, निदान है, वो हम दो संदर्भ में पढ़ेंगे। पहला तो काल पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल, ठीक है, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा काल कौन सा है तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिएगा अरे बिगिनिंग्स में इस तरफ से आए हैं, उत्तर वैदिक काल में आगे नहीं, मतलब देखिए इंडिया का अगर आप मैप थोड़ा सा, मुझे लगता है आप बात को आसानी से समझ पाएंगे, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बात। देखिए ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, ये भी हम इंडिया के अंदर ही ले लेते हैं। ट्रेवल करके आ रहे हैं मध्य एशिया से, यहां रुकते हैं और ऋग्वेदिक काल में रुकते हैं, यहां रुकते हैं अफगानिस्तान वाले एरियाज में, और इस सिंधु का एरिया, इस एरिया में ऋग्वेदिक काल में अरे यहाँ रुकते हैं। फिर क्योंकि इस एरियाज में क्या है कि घने जंगल है, ठीक है, आगे पूर्व तक बहुत घने जंगल है, तो एक बार वो ऋग्वेदिक काल में बांध देंगे। वहां कौन से काल में जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में वो बांध जाएंगे, कौन से काल में वो आ जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में बांध जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ऐसा तो होता नहीं ना, जैसे ये कोई कैलेंडर तो है नहीं कि आज 31 दिसंबर हुआ कल नया साल लग जाएगा, तो एग्जैक्ट तारीखें तो नहीं होती, बीच में क्या आता है संक्रमण काल भी आता है, बीच में ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जब यहाँ पे इनकी चरमोत्कर्ष पर है, यहाँ पे चरमोत्कर्ष पहुंचेंगे। बिगिनिंग्स में यहाँ चरमोत्कर्ष होगा, उससे पहले इनका पूर्व जो उत्तर वैदिक काल होगा वो होगा ऋग्वेदिक काल, या चरमोत्कर्ष, फिर इस तरफ निकलेगा तो दरार की तरफ जाएंगे, तो यहाँ उत्तर ऋग्वेदिक काल भी होगा। तो एक ऐसा समय भी आएगा जो उत्तर ऋग्वेदिक काल और पूर्व उत्तर वैदिक काल भी होगा, जिस समय में थोड़ी सी ऋग्वेदिक कालीन समानताएं, कुछ उत्तर वैदिक कालीन समानताएं होंगी। ये वही वक्त है, ठीक है। तो अब आप, ये वो वक्त है जब ऋग्वेद में के 10वें मंडल में, या अंतिम जो मंडल है इसके अंतिम या लास्ट में, जब ऋग्वेद के अंतिम सोपान पे जब ऋग्वेद था, तब उसमें कुछ जिक्र आएगा इस टाइम पीरियड का, ठीक है ना। अब अभी 2 मिनट में ये बात मैं आपको समझाऊंगा विद फैक्ट भी, क्यों लास्ट में अंतर आएगा वगैरह वगैरह। देखिए ऋग्वेदिक काल में यहाँ पर है 1000 ईस्वी पूर्व से, सॉरी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वेदिक काल में यहाँ क्या रहेंगे आर्य रहेंगे। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक यहाँ क्या रहेंगे आर्य रहेंगे, मतलब अब आर्य यहाँ आ जाएंगे, या फिर मगध है, मगध से उनकी नींव बन रही है, एक बार फिर आपने बात करेंगे। आप 2 बात संदर्भ समझवाई, आप एक बात कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऋग्वेदिक काल समय कहाँ, ऋग्वेदिक काल की तरह हम बात करें, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है वो, और ये सिंधु वाला जो एरिया है उस एरिया की चर्चा ऋग्वेदिक काल में होगी ज्यादा। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो फिर हम गंगा के मैदानों में, यमुना के मैदानों में यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। भौगोलिक निर्धारण समझ में आया, उत्तर वैदिक काल का समझ में आया, ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक निर्धारण समझ में आया, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल में वो यहाँ रहेंगे आ रहे, उत्तर वैदिक काल में यहाँ होंगे। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वो सही और गलत के संदर्भ में था। देखिए उत्तर वैदिक काल में यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कौन होंगे, यहाँ भी कौन होंगे आर्य होंगे, यहाँ भी कौन होंगे आर्य होंगे, यहाँ भी कौन है आर्य है, क्लियर। लेकिन अब वो जो सत्ता का केंद्र है वो यहाँ नहीं रहा, ठीक है ना। कमी कहाँ आएगी, उत्तर वैदिक काल ऋग्वेदिक काल में कमी इस चीज में नहीं आएगी कि सारे आर्य वहां चलेंगे, अरे यहाँ भी है, अरे यहाँ भी उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में यहाँ आर्य नहीं है, केवल यहाँ आ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण है, राजनीतिक शक्ति जो है, आर्थिक शक्ति जो है, जो मेन धुरी है वो यहाँ से ट्रेवल करेगी, ना कि यहाँ से, यहाँ चलेगी वो, ना यहाँ चलेगी। सुनो ये अंतर आएगा मोस्टली उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। अगर हम बात, तो यहाँ बात सुन रहे, ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल को 2 भाग डिवाइड किया गया है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वेदिक काल चलता है, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक कौन सा काल चलता है, उत्तर वैदिक काल चलता है। उत्तर वैदिक काल जो था और ऋग्वेदिक काल के स्थान वगैरह की बात करें तो ये मैप आप माइंड में रखिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो उत्तर पश्चिमी इंडिया है, भारत है, वहां ऋग्वेदिक काल में रहते हैं, ऋग्वेदिक काल से जुड़ा हुआ है, और ये जो टाइम पीरियड है वो किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा, हमें ऋग्वेद काल में नदियों का जिक्र है, ऋग्वेद काल में किसका जिक्र है, नदियों का। इन नदियों के द्वारा ही हम ये समझ पाते हैं, इसका वास्तविक जो निर्धारण है उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल का वास्तविक निर्धारण किस आधार पर कर पाते हैं,
तो ऋग्वेद में जिक्र की जो जिन नदियों का जिक्र है उसके आधार पर हम भौगोलिक निर्धारण करते हैं। किसका? वैदिक सभ्यता का, ऋग्वेदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, देखिए नदियों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान कितनी नदियां हैं? 4। कौन कौन सी? तो एक नदी देखिएगा कुंभा, काबुल, कुम्भरा या कुर्रम या कुब्रा नाम से एक नदी है, कुर्रम। एक नदी है यहाँ गोमल, मतलब ये ऋग्वेदिक काल नाम है गोमल, और इसका नाम है गोमती। और इसके बाद एक नदी है स्वास्ति, इसका नाम है स्वात। ये कौन सी नदियां? तो अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां हैं। देखिएगा ये अफगानिस्तान वाला इस एरिया में जो 4 नदियां मेजरली बहती थी वो नदियां ये है। ठीक है, उसके बाद में ऋग्वेदिक काल में ये टॉप एरिया है जहां ऋग्वेदिक काल, और यहाँ वर्तमान में कौन सी नदियां बह रही हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये वर्तमान में बहने वाली इस एरिया की नदियां हैं। तो इन नदियों का भी जिक्र ऋग्वेद काल में हुआ है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में जिक्र में हुआ है। तो कौन कौन सी नदियां है? तो सबसे पहले बात करें सिंधु की। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन सी नदी है? सतलज, रावी और व्यास, झेलम और चिनाब। ठीक है, सिंधु नदी को हिरनी, नैनी नदी नाम से जाना जाता है। जिक्र है इसका क्यों? क्योंकि इस नदी का आर्थिक महत्व क्या था? ज्यादा था। आर्थिक महत्व इस नदी का क्या है? ज्यादा है। और एक बात और, सर्वाधिक बार ऋग्वेद में कौन सी नदी का जिक्र है? तो सिंधु नदी का जिक्र है। अब यहाँ मैं आपको वो बात समझाना चाहता हूँ कि मैं ऋग्वेद काल में, मैंने आपको जो बताया है कि ऋग्वेद काल में इसका चरमोत्कर्ष रहा है। उत्तर जो ऋग्वेदिक काल था, उत्तर वैदिक काल, वहां चरमोत्कर्ष यहाँ चला गया। ऋग्वेद काल में चरमोत्कर्ष कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में संक्रमण काल देखा है। इसका उत्तर वैदिक काल का और ऋग्वेदिक काल का संक्रमण काल यहाँ है। ठीक है, अब देखिएगा ऋग्वेद काल का चरमोत्कर्ष यहाँ है। यहाँ तो इस वक्त नदी कौन सी है? इस वक्त नदी भी कौन सी? सिंधु। तो उस वक्त टॉप नदी कौन रही होगी? इसलिए कि सिंधु नदी रही होगी। तो ऋग्वेद काल की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, जितनी भी गतिविधियां रही है वो इसी नदी के किनारे हुई होंगी डेफिनेटली। इसीलिए सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जिक्र किसमें है? ऋग्वेद में है, ना कि गंगा का है। किसका है? ऋग्वेद काल में सर्वाधिक बार जिक्र किसका है? सिंधु नदी का। क्यों आए? क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन जो सभ्यता थी, ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, समाज था, जो जनपद वगैरह थे, उनका चरमोत्कर्ष जो पॉइंट था वो किस नदी के किनारे रहता था? सिंधु नदी के किनारे रहता था। इसलिए बार बार सिंधु नदी का जिक्र कौन किसमें है? ऋग्वेद काल में है। अब बाद में क्या है? धीरे धीरे चरमोत्कर्ष कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो इस नदी का महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ जो बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, इन नदियों का महत्व बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ तक बात। इसीलिए मैं आपको बता रहा था उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल और चरमोत्कर्ष। अब यहाँ संक्रमण काल की बात में क्यों बता रहा था वो आगे देखते। देखिए सतलज तो शताद्री, रावी, पुरुषणी, व्यास, विपाशा, झेलम, वित्स्ता और चिनाब, अस्किनी नाम मिलते हैं ऋग्वेद में नदियों के। क्लियर है मेरी बात? सबसे फेमस रावी नदी। रावी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज्य यज्ञ, जो दशराज्य युद्ध जो हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो रावी या पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, इसी युद्ध में राजा सुदास कौन से जन से था? तो भरत जन से था। भरत जन के राजा सुदास ने 10 आर्य और 10 अनार्य थे, उन सभी को युद्ध में हराया था। 10 आर्य कौन कौन से थे? यदु, तुर्गु और अनु, पुरु, एक और था तुर्वा था, तुर्वा हो गया, या दृष्टा या द्रह, इस नाम का 10 आर्य थे और 10 कौन थे? अनार्य थे। शिव हो गया, और भी 4 नाम हो रहे हैं, तो देख लीजिएगा। 10 आर्य और 10 अनार्य,
उस तरफ से वो लड़े थे, इस तरफ से कौन थे, राजा सुदास लड़े थे। राजा सुदास के फेवर में इस वक्त कौन है, विश्वामित्र हैं, ठीक है। और विश्वामित्र जाति से क्या है, जाति से क्षत्रिय हैं, लेकिन सॉरी जाति से क्षत्रिय हैं, और वैसे विश्वामित्र मोदे क्या है, एक महर्षि है। देखिए मूल से क्षत्रिय हैं, कार्य महर्षियों वाले हैं। ये बात आगे हम जब सामाजिक चर्चा करेंगे तब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ट हम निष्कर्ष निकालेंगे कि उनका समाज कैसा था, ठीक है। तो याद है कि राजा सुदास दर्जन का राजा था, 10 राज्य में उसने 10 आर्य और 10 नारियों को युद्ध में हराया था। पिछली बार ये एग्जाम में क्वेश्चन से आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा व्यास, विपाशा, झेलम, विचिता, चिनाब, ये नदियां इस टाइम पीरियड में थी। इन नदियों का सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जिक्र आया है, तो हम ये मानेंगे कि जो वैदिक जो चरमोत्कर्ष है इनका इस टाइम पीरियड की जितने भी क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप है, वो सारे चरमोत्कर्ष काल कौन सा कहा रहा होगा, सिंधु नदी के आसपास रहा होगा। इसलिए हमने ऋग्वेदिक काल को यहाँ निर्धारित किया है। अब हम बात करें, देखिए ऋग्वेद काल में धीरे धीरे किसकी सत्ता स्थान किस तरफ हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में हो रहा है, क्योंकि लोहे की खोज होगी या जंगलों को आसानी से साफ किया जा सकता है। और जो भूमि, क्योंकि अब इनकी जनसंख्या भी तो बढ़ रही होगी, डेफिनेटली इनकी जनसंख्या भी बढ़ रही होगी, तो फिर ये धीरे धीरे आगे की ओर इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ये जो टाइम पीरियड रहा होगा, ये कौन सा टाइम पीरियड रहा होगा, ये टाइम पीरियड रहा होगा उत्तर ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल, ये उत्तर ऋग्वेदिक काल रहा होगा। ये यहाँ का जो जितनी भी नदियां हैं, यहाँ का जिसका जिक्र किया वो कौन से काल में किया गया होगा, उत्तर ऋग्वेदिक काल में किया गया होगा। तो उत्तर ऋग्वेदिक काल मतलब वो ऋग्वेद का वो हिस्सा तो अंत में लिखा गया होगा। तो अंत में लिखे गए हिस्से में कौन कौन सी नदियों का जिक्र आएगा, तो गंगा का, यमुना, देखिए गंगा नदी का जिक्र एक ही बार है, यमुना का जिक्र 3 ही बार है। आप सोचोगे कि वर्तमान में गंगा और यमुना तो बहुत बड़ी नदियां हैं, ठीक है। इन नदियों का धार्मिक महत्व भी अच्छा खासा है, आर्थिक महत्व भी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा खासा है। तो इन नदियों का जिक्र ऋग्वेद में 1 या 2 बार ही क्यों आया, क्योंकि ऋग्वेद वाले जो लोग थे वो इन नदियों से उतने परिचित नहीं थे। जितने परिचित कौन सी नदी थे, वो सिंधु नदी से। उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना का महत्व बढ़ जाएगा, फिर इस नदी का जिक्र कम आएगा और इन नदियों का जिक्र सर्वाधिक आएगा। समझ में के बाद। और ये संक्रमण काल था उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल या ऐसा काल जिसमें ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का संक्रमण काल रहा था। इस काल में उत्तर वेद या इस एरिया की 1-2 नदियों का जिक्र आया है, लेकिन वो क्या आएगा, कम आएगा, कम बार आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद में एक नदी और है जो इस एरिया में है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा गया, और ऐसी नदी जो नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। एक बात रखिएगा, आर्थिक महत्व तो सर्वाधिक कौन सी नदी का माना है उन्होंने, आर्थिक महत्व तो सर्वाधिक सिंधु नदी का, इसलिए सिंधु नदी की तारीफें की उन्होंने, लेकिन नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी नदी को माना है, तो सरस्वती नदी को माना है। सरस्वती मां शारदा के अनुकूल ही मतलब इसका जल इतना पवित्र है वगैरह वगैरह उपमाएं दी गई है। कौन सी नदी को, सरस्वती नदी को। एक नदी इसी एरिया में है, द्वेषवती नदी, द्वेषवती या नदी। वर्तमान की जो घग्गर नदी है, जो राजस्थान के मानव जिलों से प्रवाहित होती है, वो नदी द्वेषवती नदी का भी जिक्र किसमें किया गया है, ऋग्वेद काल में इसका जिक्र किया जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो इन नदियों का सर्वाधिक जिक्र है, तो हम ये मानेंगे इस एरिया में चरमोत्कर्ष था। यहाँ इन नदियों का जिक्र कम है, मतलब धीरे धीरे अंतिम काल में ऋग्वेद कालीन जो सभ्यता थी वो इस ओर बढ़ी है। क्लियर बात। तो भौगोलिक स्थिति का निर्धारण हो गया और नदियों का जिक्र भी हो गया। क्लियर यहाँ तक बात। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो वो है राजनीतिक स्थिति वैदिक सभ्यता की। बिटा दें यहाँ तक, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हम यहाँ साहित्य की बात नहीं कर रहे, वैदिक साहित्य की बात नहीं कर रहे, ये वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। वैदिक साहित्य एक अलग टॉपिक है और वैदिक सभ्यता एक अलग टॉपिक है, हालांकि एक ही काल टाइम पीरियड के दोनों टॉपिक है। वैदिक साहित्य जो है वो उत्तर वैदिक काल का अच्छा खासा है, उत्तर वैदिक काल का वैदिक साहित्य अच्छा खासा है। ऋग्वेदिक काल का तो वैदिक साहित्य तो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेदिक काल के अगर हम पुरातात्विक साहित्यों की अगर हम बात करें, पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, तो चित्रित जो दूसरा मृतवान है वो पुरातात्विक साक्ष्य अगर हम बात करें, चलो सॉरी अब देखिएगा ऋग्वेदिक काल हम टॉपिक छेड़ते हैं। ऋग्वेदिक काल, देखिए हम जब भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल का,
तो एक तरफ तो ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे, एक तरफ पढ़ेंगे उत्तरवेदिक काल। ठीक है, सुनिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे घटनाओं में, कार्यों में क्या धीरे जटिलताएं आनी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही छोटा उदाहरण समझिएगा इस बात से कि जैसे शादी समारोह वगैरह में पूर्व में क्या होता था कि आप वो समझते हैं, टेंट सबसे मतलब तो समझते हैं, जो इस बात को नहीं समझ पाए वो शादी में जो तंबू वगैरह बनाया था उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो बिगिनिंग्स में क्या था, शुरुआत में आप पुरानी बातें अगर आप बुजुर्गों वगैरह से सुनेंगे, अपने माता पिता या दादा दादी से, तो पुराने समय में क्या होता था कि एक आधा जो पर्दा वगैरह है, एक दो पर्दे वगैरह लगाए जाते थे। ठीक है, और उन्हीं एक दो पर्दे वगैरह से पूरा जो विवाह का समारोह है वो पूरा संपन्न हो जाता था। क्लियर? ये कौन सा काल है? ये ऐसा समय है जिस समय बिल्कुल भी जटिलता नहीं है, बिल्कुल ही सरल है, सब कुछ बिल्कुल ही आसान है, आसानी से हो जाता था। कोई भी बंदा जाएगा एक दो पर्दे लगवाने, तो कोई भी बंदा जाएगा दुकान से लेकर आएगा और एक दो पर्दे लगा सकता है। तो धीरे धीरे अगर हम बात करें, धीरे धीरे इसमें क्या बढ़ती, जटिलताएं बढ़ती। एक दो पर्दे से मामला क्या है, 5-10 पर्दों तक चला गया, मतलब बड़ा पंडाल है, वो बड़ा एरिया कवर किया जाए। फिर धीरे धीरे इस एरिया में क्या डेकोरेशन, साज सज्जा की मांग भी बढ़ गई, अंदर मतलब ओपन भी हो, लाइट वगैरह भी हो, फूल वगैरह भी हो, डीजे वगैरह भी लगवाए जाए, और वो कारपेट वगैरह भी बिछाई जाए, और कुर्सियां वगैरह भी लगाई जाए, और मतलब वो फिर लेवल बढ़ते गए ना धीरे धीरे। धीरे धीरे इस कार्य में क्या आने लगी, जटिलता आने लगी। अब यहाँ ये काम कौन कर रहा था? कोई भी कर रहा था, एक्सवाइजेड, कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं थी। यहाँ ये काम कौन कर रहा है? प्रोफेशनल कर रहा है। आजकल आप जानते हैं कि सबसे बड़ा टेंडर ही शादी वगैरह किसी के लिए छूटता है। तो अब इस कार्य में क्या आ गई, जटिलता आ गई। जटिलता आ गई तो इस कार्य को कौन कर सकता है? दक्ष व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए डेकोरेशन के प्रोफेशन बन चुके हैं, अलग अलग कंपनीज वगैरह या जो संस्थाएं वगैरह हैं वो स्पेशल इंतजाम करती हैं। पूर्व में क्या था, एक दो व्यक्ति को उस काम दे दिया, वही कर लेते थे, ठीक है ना, और वही परिवार के सदस्य कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, पूर्ण जटिलताएं हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि लेवल बढ़ गए हैं, लेवल है बढ़ गए हैं, डेकोरेशन बढ़ गई है, साज सज्जा तो है ही है, प्लस वो कारपेट वगैरह, सामान वगैरह, मेहमानों की आवाजाही वगैरह, सब कुछ चीजें बढ़ी है। तो जटिलताएं आई है, जटिलताएं आई है तो इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, दक्ष लोगों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या होगा कि दक्ष लोगों की जरूरत है। और दूसरा, अब पहले तो क्या होते थे कि जनसंख्या वगैरह कम थी, या जो विवाह वगैरह की जो प्रक्रियाएं थी वो रेगुलर नहीं होती थी। आजकल क्या है, ये प्रक्रियाएं क्या चलने होगी, रेगुलर या नियमित। मतलब ये जो दक्ष व्यक्ति है जो इस कार्य में लगा हुआ है, अब ये व्यक्ति अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि या तो उसके पास समय नहीं होगा, अन्य कार्य करने के लिए क्या नहीं होगा, समय नहीं होगा। और जितना समय से बीच में मिलेगा उतना समय ये अलग कार्य कर नहीं सकता। अब ये बंदा बंध गया है एक ही काम के लिए। समझाइए मेरी बात। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये बात? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ऋग्वेद काल और जो उत्तर ऋग्वेद काल था, उन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। हम राजनीतिक जो व्यवस्था है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक, ताकि आपको राजनीतिक सामाजिक जो अंतर है वो आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए उत्तरवेदी काल, ऋग्वेद काल में जैसे जस्ट मैं बहुत ही आसान सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ऋग्वेद काल में थे क्या थे, सारे जो क्रियाकलाप थे ना वो धीरे धीरे क्या थे, आसान थे। कोई भी कर रहा था, कोई बंधन नहीं था। जैसे आप कर रहा था तो आप कर लो, कोई और बंदा कर रहा था कोई और, मतलब जो भी बंदा जैसा क्रियाकलाप कर सकता है, दक्ष है, वो बंदा वो क्रियाकलाप कर रहा था। धीरे धीरे इन क्रियाकलापों में क्या आ गई, जटिलताएं आ गई। उन जटिलता का नाम है उत्तरवेदिक काल। इस काल में क्या की जटिलताएं, ठीक है, इनमें ये जो क्रियाकलाप ऋग्वेदिक काल में क्या है, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हैं सभी में इस काल में क्या आ जाएगी, जटिलताएं आ जाएगी। क्लियर है यहाँ बात? जब जटिलताएं आ जाएगी तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी दक्ष लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उसी काम को करने में माहिर हो, क्योंकि जटिलताएं ज्यादा आ चुकी है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ कोई भी कर रहा था, जो ये बोला ठीक है इसे करने दो, तो वो काम कर रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, या स्पेसिफिक लोग होंगे वही वो काम करेंगे, अन्य लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें क्या नहीं है, दक्षता नहीं है, उनमें वो हुनर नहीं है। समझ, और वो उन जटिलताओं, उन बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे जो जटिलताएं और बारीकियां उत्तरवेदी काल में आई है।
ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, एक स्पेशल वर्ग बन जाएगा प्रत्येक काम के लिए, प्रत्येक काम के लिए कुछ लोग निर्धारित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे समाज में क्या बन जाएगी, जातियां वगैरह, ग्रुप वगैरह, वर्ण वगैरह धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। वो कौन से टाइम पीरियड में बनने लग जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में बनने लग जाएंगे। तो इस समाज में धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, जटिलताएं आने लग जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि आजकल क्या है कि जैसे भोजन आदि वगैरह बनाने के लिए अलग से लोग हैं, वाहन चलाने के लिए अलग ही लोग हैं, ठीक है, कपड़े सिलने के लिए अलग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। उसी पहले ये क्या था, एक बंदे मतलब जैसे कपड़े वगैरह सिल लेते थे, बाद में बचे हुए समय वो अदर काम कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है। तो कार्य में क्या ये जटिलताएं आई है, दक्ष लोगों की जरूरत है। तो एक ही व्यक्ति अनेक कार्य नहीं कर सकता। अब एक व्यक्ति स्पेशल निर्धारित कार्य ही करेगा, और उसी निर्धारण का नाम ही क्या है, उत्तर वैदिक काल है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो उत्तर वैदिक काल में एक तो संकीर्णता आ गई, दूसरी जटिलता आ गई। ठीक है, संकीर्णता और जटिलता दोनों का जो मेल है वो आप उत्तर वैदिक काल को समझिए। ऋग्वेदिक काल में न तो जटिलता है, बिल्कुल इजी है, और न ही संकीर्णता है, सोच भी बिल्कुल खुली है। धीरे धीरे ये संकीर्णता और ये जटिलता बढ़ेगी धीरे धीरे। देखिए उत्तर वैदिक काल के बाद जब हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए भारत में, धार्मिक की बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म उत्पन्न होते हैं। 500 ईस्वी पूर्व बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आएंगे। क्यों आएंगे वो, क्यों, क्योंकि संकीर्णता और ये जो जटिलता है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम व्यक्ति का, नए व्यक्ति का इस माहौल में जीना क्या हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बगावत करेगा। तो फिर भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत बाद में, यूरोप में तो 1300 ईस्वी 1300 के समथिंग पुनर्जागरण काल होने शुरू होते हैं। इंडिया में ये बहुत पहले हो जाते हैं, जिसका नाम ही क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये हमारे क्या है, धार्मिक सुधार आंदोलन से है। और वैदिक सभ्यता में भी क्या है, धार्मिक सुधार आंदोलन से चलते हैं। तो आप यह बात समझ पाए, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा अंतर क्या आएगा, सबसे बड़ा अंतर आएगा जटिलताओं में, संकीर्णताओं में। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, देखिए अगर ऋग्वेद काल की बात करें तो यहां क्या कबीलाई समाज है, कबीलाई समाज है। ठीक है। तो राजा तो है जिसे राजन कहा जाता है, राजा तो है जिसे राजन कहा जाता है। ये इसका चुनाव होता है। ठीक है। कबीला लोग जो होते हैं वो अपने में से किसी को चुनकर अपने ग्रुप में क्या बना लेते हैं, राजा बना लेते हैं। ठीक है। इसी राजा या इसे बोलते हैं जैसे गोपश्य, ठीक है, और जनपति शब्द इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। ये वास्तव में राजा ही है। ठीक है। और ये कबीलाई जो लोग हैं वो उस समय में से चुनकर किसी क्या बना रहे हैं, चुनकर एक क्या बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। गणतंत्र की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, एक प्राय गणतंत्र की तरह क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और इस राजा के पास, अब राजा को करने के काम क्या होते हैं, राजा का काम क्या होता है, न्याय वगैरह करना है। तो इस राजा के पास एक कर भी लगा सकता है, ये राजा क्या लगा सकता है, कर या टैक्स लगा सकता है। ये कर किस नाम से जाना जाएगा, बलि। ठीक है। बलि कर, बलि कर क्या स्वैच्छिक है, लोग अपनी इच्छा से, अपनी मनमत, अपनी इच्छा से भी जितना वो राजा को देना चाहते हैं उतना कर या टैक्स है वो राजा को देते थे। एक बलि एक कर था जो स्वैच्छिक था, जितना चाहे उतना ही राजा को दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करें उत्तर वैदिक काल की। देखिए डेप्थ में हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल हम आपको कुछ ही बात बता रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो कबीलाई समाज की बजाय अब यहाँ पे क्या आएगा, राजतंत्र आएगा। धीरे धीरे राजतंत्र की ओर ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, जो राज व्यवस्था है वो राजतंत्र की ओर ट्रेवल करेगी। अब कबीलाई समाज है वो राजतंत्र में बदल रहा है। यहाँ पे क्या था, छोटा कबीला था, अपने में किसी को राजा चुन लिया। धीरे धीरे क्या होगा, प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे। मतलब एक 5-7 कबीले उन्होंने एक अपना जन या बड़ा राज्य बनाया है, तो फिर धीरे धीरे क्या चुनने पड़ेंगे, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनकर के भेज देते एक सभा में, और वो सभा समिति जो भी थी उनकी, वो अपने में किसी को क्या चुन लेती है, राजा चुन लेती है। तो यहां तक भी गणतंत्र है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में और आगे बढ़ते हैं तो अब जो पहले तो क्या राजा सभा में से डायरेक्ट चुना जाता था या इनडायरेक्ट चुना जाता है।
धीरे धीरे ये पद क्या हो जाएगा, वंशानुगत। अब राजा का बेटा है, धीरे धीरे क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये मेजर अंतर किसमें आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल से टर्नओवर जब होगी उत्तर वैदिक काल में संरचनाएं, तो ये मेजर अंतर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा कर, अगर हम बात करें टैक्स की, तो यहाँ पे राजा को एक बलि, हाँ ये बात देखिए, ये वस्तु में भी दिया जाता है, क्योंकि पैसे तो उस वक्त होते नहीं थे, ऋग्वेदिक काल में पैसे होते नहीं थे, मुद्राएं नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसमें दिया जाएगा, वस्तु में दिया जाएगा, पशु आदि दिए जाएंगे राजा को, पशु धन दिए जाएंगे, ठीक है। और राजा स्वेच्छा से स्वीकार करता था। लेकिन अब आगे ट्रेवल होगा, यात्रा होगी कर में भी, और अब यहाँ जो कर लगेगा वो कौन सा कर होगा, अनिवार्य कर होगा। राजा को आपको कर देना ही होगा। आप समझ पाए कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, राजनीतिक ऋग्वेदिक काल में उत्तर वैदिक काल में कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। ऋग्वेदिक काल में तो एक लोकल व्यवस्था है, एक सामान्य राजा है, वहां वंशानुगत राजा है, राजतंत्र व्यवस्था है। यहाँ पे क्या है, राजा एक कर लगा रहा है, एक दो कर ही है, बलि कर है, वो स्वैच्छिक है, लोग दे देते हैं राजा को, राजा ले लेता है और फिर अपने कबीले में कार्य, कबीले के कार्य होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर आदि क्या हो जाएंगे, अनिवार्य हो जाएंगे, कर आदि क्या हो जाएंगे, अनिवार्य हो जाएंगे इस काल में। अब जैसे इस टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें पूजा आदि की, तो पूजा आदि क्या होगी, सामान्य पूजा वगैरह की जाएगी, ठीक है। और इस काल की अगर हम बात करें, तो इस काल में राजा क्या करेगा, बड़े बड़े यज्ञ करेगा, बड़े बड़े क्या करेगा, यज्ञ करेगा। अब बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए आपको क्या चाहिए, 10 पुरोहित चाहिए, तो एक पुरोहित वर्ग हो जाएगा। ये पुरोहित वर्ग क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ भी पुरोहित वर्ग वंशानुगत ही था, ठीक है ना, वहां भी पुरोहित वर्ग अमूमन वंशानुगत ही है। लेकिन अब जो ये जटिल वंशानुगमन या पुरोहित वर्ग है और ये जो पुरोहित वर्ग है, इन दोनों में राजन का अंतर हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो पुरोहित वर्ग है, आपको मैं जैसे एक राजा जब बनता है तो वो राजसूय यज्ञ करता है, ठीक है, राजसूय यज्ञ, ठीक है। राजा जब बनता है तो राजसूय यज्ञ किया जाता है। ये 17-18 दिन तक 2 या 3 दिन चलने वाला यज्ञ है। 2,40,000 के करीब गायें पुरोहितों को, ब्राह्मणों को दान दी जाती है, ठीक है। और भी कई चीजें क्या है, दान में दी जाती है। ये अनिवार्य, धीरे धीरे ये चीजें क्या हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगी। अब इतना दान इन्हें देना ही पड़ेगा। अब ये 2,40,000 गायें कहां से कलेक्ट करेगा ये राजा, ये डेफिनेटली कहां से करेगा, टैक्स लगाएगा। ये राजा डेफिनेटली क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। अब लोगों को टैक्स, पहले तो लोग स्वेच्छा से दे रहे थे, अब स्वेच्छा से दिया तो बजट पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए राजा अनिवार्य रूप से देखेगा कि आपको अनिवार्य रूप से क्या देनी है, इतने दान देना ही पड़ेगा। अब टैक्स लगाएगा किस पर, टैक्स लगाएगा वैश्य वर्ग पर। टैक्स कौन से वर्ग पर लगाया जाएगा, वैश्य वर्ग पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो फिर समाज में धीरे धीरे वर्ग वगैरह भी बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्षत्रिय जो राजा वगैरह कर लिया, अभी क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो जाएंगे। ये पुरोहित वगैरह जो है वो अपने ब्राह्मण वर्ग में शामिल हो जाएंगे, और टैक्स जिस पर लगाया जाएगा वो वैश्य वर्ग पे। ऐसा वर्ग जो टैक्स वगैरह भी नहीं दे पाएगा, तो वो कौन से वर्ग में शामिल हो जाएगा, तो वो शूद्र आदि वर्ग में धीरे धीरे अपने आप शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार एक प्रकार की ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में एक जटिलताएं संचरण करेंगी। 19 जटिलताओं को हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आर्यों की, ऋग्वेदिक काल में आर्यों की, तो सबसे टॉप में चल रहे थे जन सबसे ऊपर, जन से ऊपर थे राष्ट्र, राष्ट्र से नीचे थे जन से नीचे थे विश्व से नीचे ग्राम, और ग्राम से नीचे थे कुल, फिर परिवार, ठीक है। या एक कुल का जो मुख्यतः होता कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विश्वपति, जन का जनपति, और राष्ट्र का जो राजा वगैरह जो होता था राजन या गोपस्य, राजा, गोपा, राजन या गोपा वर्ड यूज किए गए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्र की अवधारणा है वो ऋग्वेद काल की अवधारणा नहीं है। अगर ऋग्वेद काल में अगर दबाव भी देना सामने वाला ऋग्वेद काल में कब की है, तो फिर हम कहेंगे उत्तर ऋग्वेद काल की अवधारणा है। उत्तर ऋग्वेद काल की क्या है, अवधारणा है। कौन सी अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्र, अभी ये कबीलाई गठबंधन है, ठीक है, जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था है एक प्रकार की कबीलाई व्यवस्था है। तो राष्ट्र की अवधारणा भी इनमें नहीं है। अभी तो इनमें अपने कबीले का विकास कर रहे हैं, डेवलप बड़ा कबीला बनाना है वगैरह वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। और जन की बात करें तो जनपद शब्द का एक बार उल्लेख नहीं आया, किसमें,
ऋग्वेद में। जन शब्द का उल्लेख आया 272 से 270 से प्लस बहुत बार इसका जिक्र है, लेकिन जनपति वर्ड का जिक्र है, राष्ट्र वर्ड का जिक्र है, ठीक है, और जनपद शब्द का जिक्र है ऋग्वेद काल में नहीं आया, ठीक है। ये तो था इनका स्ट्रक्चर सिस्टम, नीचे से ऊपर तक चलने वाला सिस्टम था, वो देखिए। नेक्स्ट देखिए कबीलाई व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो ऋग्वेद काल की जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक, मोस्टली गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मोस्टली गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसमें राजा का जो पद था, राजा का पद जो था वो पद क्या नहीं था, वंशानुगत तो बिल्कुल नहीं था, वंशानुगत तो बिल्कुल नहीं था। ये अपने में से चुनकर के अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर के एक राजा बना लेते थे, लेकिन ये पद क्या नहीं है, वंशानुगत फिलहाल नहीं है। अब बात करें इनकी कार्य संचालन के लिए एक समिति होती थी, ये सॉरी कार्य संचालन के लिए राजा के कुछ सहायक कर्मचारी होते थे, कुछ सहायक कर्मचारी जो राजा का कार्य संचालन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे, जिनमें सबसे पहले है पुरोहित, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कुल्लभ, तीसरे नंबर पर कुल्लभ समझ गए, ये कुल परिवार का मुखिया, राजा के परिवार का टॉप बंदा का मुखिया जो है ये राजा क्या करेगा, सहायता करेगा। फिर है सेनानी, ये लड़ाका लोग है जो सेना का संचालन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रामीणी ये लोग भी हैं, और उसके सेनानी ग्रामीणी, वाचस्पति ये गोचर भूमि का मालिक है, और स्पष्ट ये गुप्तचर होते थे, और वागददु, ठीक है, भागददु या भागददु, जैसे भागददु वर्ड, ठीक है, भागददु ये क्या करता था, युद्ध में जैसे युद्ध और कर में प्राप्त जो सामग्री थी उसका सदस्य में क्या करता था, बंटवारा करता था, ठीक है, किसका कितना हिस्सा किसका कितना हिस्सा वगैरह कौन करता था, भागददु आदि करते थे। तो ये कुछ एक लोग हैं जो राजा के इस व्यवस्था में क्या है, सहायक है, क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद में बात करें राजा को कर की, तो राजा को केवल क्या मिलता था, एक कर, फेमस कर था इस वक्त का, वो था बलि। बलि एक प्रकार का क्या है, कर है, जो ऋग्वेद काल में राजा को दिया जाता था। ये एक स्वैच्छिक कर है, पहली खास बात क्या है कि ये एक स्वैच्छिक कर है, स्वैच्छिक कर का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से दिया जाता था। दूसरी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद का उत्तर वैदिक काल तक मुद्राएं नहीं थी, पैसे नहीं थे, धन नहीं थे, तो इस वक्त क्या है कि ये वस्तु के रूप में दिया जाता है, और दूसरा किस रूप में दिया जाता है, तो वस्तु प्लस जान, ये पशु वगैरह के रूप में, ठीक है, मवेशियों वगैरह के रूप में क्या है, ये कर राजा को दिया जाता था, ठीक है। तो इस वक्त जो प्रणाली प्रचलित है, व्यापार का जब हम जिक्र करेंगे तब इस बात का दोबारा जिक्र कर लेंगे, लेकिन इस वक्त वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। अर्थव्यवस्था का टॉपिक अगर आपने ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी दिक्कतें क्या है वगैरह वगैरह। फिर धीरे उत्तर वैदिक काल में क्या सुधार आता है वो भी आप समझ पाएंगे, अगर थोड़ा सा अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हो तो दोनों में अंतर, क्योंकि धीरे धीरे क्या है